हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। पढ़ाई लिखाई भी आप लोगों का सही चल रहा होगा। आप लोगों का 12th बोर्ड बहुत नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग भी पढ़ाई की गति बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री के बारे में, और आपका पहला चैप्टर स्टार्ट है, डैट इज सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठीक है, तो आई थिंक आज का जो वीडियो का लेंथ रहेगा मात्र 15 से 16 मिनट का रहेगा, और आज हम मात्र 2 ही टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए हम ज़्यादा वक्त यूँ ही बात न करेंगे, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर क्या है भाई? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, इसे हिंदी में ठोस अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठोस अवस्था। अब पूछेंगे कि अवस्था क्या होता है भाई? जैसे अवस्था होती है ना, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था इंसान में, उसी प्रकार पदार्थ में कितनी अवस्था होते हैं? पदार्थ की 3 मूल अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। सभी को पता है। हमें एक चीज़ बताइए, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं पानी, घी, पेट्रोल, मार्कर, कुर्सी लिख देते हैं भाई। जैसे हो गया आपका नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस एंड सो ऑन। आपको बताना है ये सभी क्या है? ये सभी पदार्थ है। ये सभी क्या है? पदार्थ है। हम लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ लिया है, पदार्थ की 3 मूल अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब एक चीज़ बताइए हमें, पानी, घी और पेट्रोल द्रव पदार्थ है, ये तीनों द्रव अवस्था के अंतर्गत आता है। मार्कर, कुर्सी, ये क्या है? मार्कर, कुर्सी, मेज, ये सभी क्या है? ठोस पदार्थ है, जो ठोस अवस्था के अंतर्गत आता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, SO2, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं? गैसीय पदार्थ है, जो गैसीय अवस्था के अंतर्गत आता है। ये चीज आप लोगों ने जान लिया है। ओके, अब हम बात करते हैं ठोस अवस्था होता क्या है। ये ठोस अवस्था क्या है भाई? पदार्थ की मूल 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो पहला अवस्था है आपका ठोस अवस्था, और ये है आपका क्लास 12th केमिस्ट्री। ओके, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ठोस अवस्था क्या है, तो भाई पदार्थ की अवस्था है। तो इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप इसे आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका निश्चित तापमान पर आकार और आयतन निश्चित होता है, फिक्स होता है, तो ऐसी अवस्था को ठोस अवस्था कहा जाता है। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर देखो, हम एक ले लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है भाई? मेरे पास मार्कर है, ये मेरे पास क्या है? एक कुर्सी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी पंखा चल रहा है साइड में। ठीक है, तो ये सभी क्या है भाई? ये सभी ठोस पदार्थ है, और ये तीनों ठोस अवस्था के अंतर्गत आता है। अब इसका डिफिनीशन क्या कहता है? डिफिनीशन कहता है पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका निश्चित तापमान पर, तो तीनों का क्या होना चाहिए? तापमान क्या कर देते हैं भाई? हम निश्चित कर देते हैं। तापमान क्या कर देते हैं? निश्चित। निश्चित तापमान पर, निश्चित का मतलब क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो कहता पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका निश्चित तापमान पर आकार और आयतन क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। समझ में आई बात? पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका निश्चित तापमान पर आकार और आयतन क्या होगा? ठोस पदार्थ का निश्चित होगा, फिक्स होगा। समझ में आई बात? बउआ एक चीज बताओ हमें, मार्कर
क्या रातों रात मार्कर बढ़ जाएगा, मार्कर का आकार बढ़ जाएगा, मार्कर का आयतन बढ़ जाएगा रातों रात? ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हो सकता है? क्या पॉसिबल है? आप हमें बताइए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है रातों रात कुर्सी जो है, रातों रात कुर्सी का आकार बढ़ गया हो, रातों रात कुर्सी का आयतन घट गया हो, कुर्सी छोटा हो गया हो, कुर्सी का आयतन बढ़ गया हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता है ना भाई, क्योंकि ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ कहता है आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है निश्चित तापमान पर। ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि पंखा एक स्थान से दूसरे स्थान अपने आप चल गया हो? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। ओके, तो आई होप कि आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा ठोस अवस्था क्या है। अब हम बात करते हैं ठोस के प्रकार। भाई ठोस के दो प्रकार होते हैं। ठोस के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, ठोस के प्रकार, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे बताइए? इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो ठोस के दो, और ठोस को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय या फिर आप कह सकते हैं रवेदार, रवेदार ठोस, और दूसरा का होता है आपका अक्रिस्टलीय, 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 या फिर इसे आप कह सकते हैं वे रवेदार पदार्थ, या बेरवेदार ठोस। तो देखिए ठोस के दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय या फिर रवेदार ठोस, या फिर आप कह सकते हैं दूसरा का क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस या फिर बेरवेदार ठोस। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बेरवेदार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इसका देखिए एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, सोना, चांदी, और क्या हो सकता है Fe, ये सभी क्या है आपका क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। अब इसका डिफिनीशन क्या है? इसका डिफिनीशन है वैसा ठोस जिसे गर्म करके पुनः ज्यामितीय आकृति में हम बदल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वैसा ठोस जिसे गर्म करके पुनः ज्यामितीय आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है, तो वैसे ठोस को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे या फिर रवेदार ठोस बोलेंगे। समझ में आई बात? अब देखो भाई एक चीज बताइए, मेरे पास अगर हम मान लेते हैं ये क्या है, एक लोहा का ब्लॉक है, ये क्या है मेरे पास? लोहा है। ये क्या है? लोहा है। क्या हम लोहा को गर्म नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो लोहा को गर्म करके एक ज्यामितीय आकृति हम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने ये क्या बना दिया, विंडो बना दिया, खिड़की बना दिया लोहा को गर्म करके। तो देखिए एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में हमने क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। तो यही तो डिफिनीशन है, वैसा ठोस जिसे गर्म करके पुनः ज्यामितीय आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है, तो वैसे ठोस को हम बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। आप एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का दरवाज़ा होता है, एल्युमिनियम का खिड़की होता है। तो एल्युमिनियम को अगर मान लीजिए ये एक ब्लॉक है एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम को हम क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम को हम गर्म करके एक ज्यामितीय आकृति में परिवर्तित कर सकते हैं। ये क्या है भाई, दरवाज़ा है, खिड़की मान लीजिए दरवाज़ा है, ठीक है भाई। तो देखिए एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो गया। ये क्या है, ये इसका ज्यामितीय आकृति क्या होगा भाई, ये वर्गाकार है। ये क्या है, वर्गाकार है। ये भी आपका क्या है, वर्गाकार है। अगर हम कोई और चीज़ कुछ बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। आप सोना को देख लीजिए, सोना को गर्म करके एक नाक वाला, कान वाला बना देता है और उसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, बेरवेदार ठोस।
जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। बेरवेदार ठोस क्या होता है? वैसा ठोस जिसे गर्म करके पुनः ज्यामितीय आकृति में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ठोस को हम बोलेंगे बेरवेदार ठोस बोलेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। समझ में आया तो बोलो हाँ। ठीक है भाई। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रबर, प्लास्टिक, कांच इत्यादि। ये सभी क्या है भाई? अक्रिस्टलीय ठोस है। अब बताइए, अगर आप रबर को गर्म करेंगे तो क्या लगता है ये गर्म होकर इसको हम एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में बदल सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप रबर को गर्म करेंगे तो आप एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप रबर को गर्म करेंगे तो पहले क्या होगा? पहले रबर को अगर आप गर्म करते हैं तो पहले रबर मुलायम होगा, फिर धीरे धीरे पिघलेगा, फिर वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। समझ रहे हो? प्लास्टिक को देखिए, प्लास्टिक को जब आप गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे पहले मुलायम होगा, फिर लिक्विड स्टेट में आएगा। कांच को आप गर्म करिए, आप एक निश्चित आकृति नहीं दे सकते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं दे सकते हैं एमोर्फस सॉलिड का। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसा ठोस जिसे गर्म करके पुनः ज्यामितीय आकृति में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ठोस को हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस या फिर बेरवेदार ठोस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, चलिए इसे मिटाते हैं। तो अब हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर को समझते हैं। इधर लिखेंगे आप क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और इधर लिखेंगे आप अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, अब यहां पर देखिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, अब देखिए पहला अंतर क्या है? पहला अंतर देखिए ध्यान से, पहला अंतर है इसके अवयवी कण दीर्घपरास में अरेंज होते हैं, मतलब व्यवस्थित रहते हैं। और एक नंबर में इधर क्या लिखेंगे? इसके अवयवी कण लघु परास में व्यवस्थित रहते हैं। कुछ समझ में आया? ये है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये है आपका एमोर्फस सॉलिड। कहते हैं इसके अवयवी कण, यहाँ पर अवयवी कण क्या हो सकता है? ध्यान से देखिए, अवयवी कण आपका अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। क्या हो सकता है? अवयवी कण अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो कहता है इसके अवयवी कण दीर्घ परास में व्यवस्थित रहते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं हमने एक एग्जाम्पल ले लिया किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम एक ये लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके अवयवी कण जो होते हैं एक दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं, दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं। देखिए, ठीक है, दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं। और इसके जो अवयवी कण होते हैं रेंडमली होते हैं, कहीं भी होते हैं ना, यहाँ हो सकता है, 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 कहीं भी होगा, रेंडमली होगा। ध्यान से देखिए, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो देखिए
तो कहता है क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं। अब यहाँ पर बताइए, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इस देखिए एकदम सीधा जाएगा, जितने भी अवयवी कण होंगे एकदम एक दीर्घ परास में लॉन्ग ऑर्डर में अरेंज होते हैं। क्रिस्टलीय सॉलिड के अवयवी कण, फिर से समझा रहे हैं, फिर से सुनिए, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण लॉन्ग ऑर्डर में अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं। अगर हम इसको ऐसे जाएंगे तो ऐसे भी देखिए ये यूं ही चलता रहेगा। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो लॉन्ग ऑर्डर में इसके अवयवी कण क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में इसके अवयवी कण जो है ना लॉन्ग ऑर्डर डिस्टेंस फॉलो नहीं करता है। इसकी अवयवी कण लघु परास, लघु मतलब छोटा, लघु परास में व्यवस्थित होते हैं। देखिए जैसे अगर हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से गए लेकिन फिर यहाँ आगे इसका लिंक टूट जाता है, मतलब छोटा ऑर्डर बना रहा है। क्या बना रहा है? छोटा ऑर्डर बना रहा है। अगर हम यहाँ से फिर चलेंगे तो देखिए यहाँ से जाएंगे फिर आगे क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, क्योंकि इसकी अवयवी कण एक रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता है, लेकिन इसकी अवयवी कण रेगुलर पैटर्न फॉलो करता है। जैसे आप समझ लीजिए मेला, भाई ऐसे समझो, मेला में क्या होता है? मेला में कहीं कहीं लोग होता है, मेला में यहाँ लोग है, यहाँ लोग है, यहाँ लोग है, यहाँ लोग है, हर एक जगह लोग है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं स्कूल की, बात करते हैं स्कूल, तो स्कूल में बच्चों लोग कहाँ होते हैं? एकदम कतार में होते हैं, सब के सब कहाँ होते हैं? कतार में होते हैं, एकदम एक लॉन्ग ऑर्डर फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? लॉन्ग ऑर्डर में इसके अवयवी कण अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो स्कूल में बच्चे क्या होते हैं? जैसे सेना हो गया, स्कूल में बच्चे सब के सब एक लाइन में खड़े होते हैं। तो ये क्या है भाई? ये क्या है? तो यहाँ पर जो कण होता है इसे मान लीजिए आप बच्चा है, ठीक है, तो एकदम लॉन्ग ऑर्डर क्या करेगा? एकदम लॉन्ग ऑर्डर में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेला में कहीं कहीं लोग रहता है, तो इसका जो अवयवी कण जो होगा, इसके अवयवी कण लघु परास में व्यवस्थित होते हैं और इसके अवयवी कण दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं। समझ में आई बात? तो चलिए अब हम इसका दूसरा डिफरेंस देखते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है? आप साथ साथ लिखते चलें। इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो, इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। जैसे मैंने कहा लोहा, तो लोहा से बना हुआ खिड़की, इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है। कैसा होता है? ये कैसा है दिखने में? वर्गाकार है। एल्युमिनियम से बना एक डोर मतलब दरवाजा, ये क्या है? दरवाजा है। तो एल्युमिनियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एल्युमिनियम से बना हुआ है दरवाजा। तो ये इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है। कैसा है ये दिखने में? आयताकार। ठीक है, तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, रवेदार ठोस होते हैं, उसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, लेकिन इसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। देखिए, इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है, लेकिन इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, इसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। क्यों? क्योंकि इसके अवयवी कण, इसके अणु, इसके परमाणु या इसके आयन लॉन्ग ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। लॉन्ग ऑर्डर में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं।
इसीलिए, और इसके अणु, इसके परमाणु और इसके आयन जो होते हैं क्या होते हैं, लॉन्ग ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं, ये लघु परास में व्यवस्थित होते हैं इसके अवयवी कण। ओके, क्लियर हो। चलिए तीसर का क्या है भाई, तीसर का क्या है, इसका गलनांक। इसका गलनांक निश्चित होता है, ध्यान से देखें, इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता है। देखिए, इसका गलनांक निश्चित होता है और इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसे हम कैसे समझेंगे, देखिए, जैसे अगर हम मान लेते हैं भाई मेरे पास लोहा है और लोहा का जो मेल्टिंग पॉइंट है समथिंग में 1350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। तो लोहा का जो मेल्टिंग पॉइंट है समथिंग में 1350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, निश्चित होता है। अगर हम इसको पिघलाना चाहेंगे तो ये 1350 डिग्री टेम्परेचर पर ही पिघलेगा, ना तो ये 1310 डिग्री टेम्परेचर पर पिघलेगा, ना ही ये 1380 डिग्री टेम्परेचर पर पिघलेगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसी टेम्परेचर पर ये पिघलना शुरू होगा। कौन, क्रिस्टलीय ठोस। मेरे पास अगर मान लेते हैं NaCl, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 805 डिग्री सेल्सियस। तो NaCl 805 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही पिघलेगा। क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, निश्चित होता है। आप चाहेंगे क्या ये NaCl 800 डिग्री टेम्परेचर पर पिघल जाएगा, नेवर, कभी नहीं, नहीं पिघलेगा। क्या ये NaCl 807 डिग्री टेम्परेचर पर पिघलेगा, नहीं पिघलेगा। ये जब भी पिघलेगा तो 805 डिग्री टेम्परेचर पर ही पिघलेगा। समझ में आई बात। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है, फिक्स होता है। लोहा हमेशा अगर पिघलेगा तो 1350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही पिघलेगा। अगर NaCl पिघलेगा तो 805 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही पिघलेगा, ना तो ज़्यादा और ना ही कम टेम्परेचर पर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसका एक रेंज होता है। क्या होता है, रेंज होता है। क्या होता है, रेंज होता है। मेल्ट ओवर टेम्परेचर, मेल्ट ओवर टेम्परेचर। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई प्लास्टिक है, चलिए प्लास्टिक है, ये क्या है आपका, प्लास्टिक है। मान लेते हैं भाई आपका क्या है, एक प्लास्टिक है। अगर आप प्लास्टिक को पिघलाना चाहेंगे तो ये प्लास्टिक एक निश्चित टेम्परेचर पर नहीं पिघलेगा। अगर मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं इसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस के बीच है। कितना है, इस प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच है। तो ये प्लास्टिक हो सकता है 43 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाए, हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पिघल जाए, हो सकता है ये 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पिघल जाए, लेकिन इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। इसीलिए हम लिखे मेल्ट ओवर अ टेम्परेचर। इसका एक रेंज होता है। समझ में आ रही बात। हो सकता है ये प्लास्टिक 45 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाए। इसका मेल्टिंग पॉइंट एमॉर्फस सॉलिड का, जितने भी एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। समझ में आ रही बात। अगर आप प्लास्टिक को पिघलाएंगे तो पहले प्लास्टिक क्या होगा, गर्म होगा, फिर मुलायम होगा, फिर जाकर वो द्रव अवस्था में आएगा, फिर वो पिघलेगा। तो इसका, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए हाँ, इसे मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, स्मार्ट बच्चा है आजकल, हैं आप तो स्मार्ट हैं ही भाई, इसमें बोलने की क्या बात है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या है। 3 पॉइंट हो गया ना भाई, 3 पॉइंट।
चौथा पॉइंट क्या होता है? चौथा पॉइंट कहता है यह विषम दैशिक होते हैं। क्या होते हैं? विषम दैशिक होते हैं और ये होते हैं समदैशिक। समदैशिक। अब देखिए, इसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक और इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एनाइसोट्रॉपिक और इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। देखिए, अब ये विषम दैशिक क्या होते हैं और समदैशिक क्या होते हैं? देखिए, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं सभी के सभी विषम दैशिक होते हैं। इसका कहने का मतलब है जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, जितने भी रवेदार ठोस पदार्थ हैं, उनके भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है। उनके भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है। भौतिक गुण में क्या क्या आ जाएगा? भौतिक गुण में कठोरता आ जाएगा, चालकता आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा, रिफ्रैक्ट इंडेक्स हो जाएगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, अपवर्तनांक आ जाएगा। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है। जैसे यहाँ समझिए, ये मैं गोला बना रहा हूँ भाई, ये क्या है? अवयवी कण है। अवयवी कण है, ज़्यादा तो नहीं बना दिया। ए बी ए, अब बी ए बी ए बी, ए बी ए, ये क्या है भाई? अवयवी कण है। किसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कहता है अलग अलग दिशाओं में जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भौतिक गुण होता है। और भौतिक गुण में चालकता हो सकता है, कठोरता हो सकता है, ऊष्मा हो सकता है, प्रतिरोध हो सकता है, अपवर्तनांक हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है। ओके। अब यहाँ पर बताइए, ये एक लॉन्ग ऑर्डर रेंज फॉलो कर रहा है। अगर हम मान लेते हैं ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर हम इधर देखिए, अगर हम ये बात करते हैं इधर, अगर ये इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, वेस्ट की डायरेक्शन में अगर जाएगा, पश्चिम दिशा में अगर जाएगा, तो देखिए हमें क्या पता, ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए। तो हमें अब पता है ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा। फिर बी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, हमें ये पता है। अगर हम इस दिशा में अगर हम जाएंगे तो देखिए, इस दिशा में जाएंगे तो क्या है? ए, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? ए आएगा। यहाँ भी क्या आएगा? ए आएगा। तो इस दिशा में ए और इस दिशा में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो अलग अलग दिशाओं में क्या होता है? भौतिक गुण अलग अलग होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। समझ में आई बात? क्रिस्टलाइन सॉलिड का भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है। इस दिशा में देखिए ए के बाद बी आएगा और इस दिशा में देखिए ए के बाद फिर क्या आएगा? ए आएगा। तो ए और बी, तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। लेकिन इसमें क्या होता है ये देख लीजिए। फिर इसका अरेंजमेंट इस प्रकार होता है, लेकिन इसके अवयवी कण क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ए बी ए रेंडमली है, रेंडमली इसके कण होते हैं। ठीक है, बी ए बी, ए बी। अब देखिए, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो देखिए, इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, वेस्ट की डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर बताइए क्या ए के बाद ए आ रहा है, बी के बी। अब इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा ए के बाद क्या आएगा, काहे कि ये क्या है? रेंडमली कण है। क्या है? इसके कण अवयवी जो होते हैं ये क्या होते हैं? अवयवी कण रेंडमली होते हैं, कहीं भी होते हैं। तो देखिए ए बी ए, क्या ये लॉन्ग ऑर्डर फॉलो करता है? नहीं करता है। तो हो सकता है ये ए हो सकता है ये बी हो सकता है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो देखिए बी ए हो सकता है यहाँ बी हो सकता है यहाँ पर ए हो।
तो इसीलिए हम क्या मान लेते हैं, इन दोनों को सेम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं। तो समदैशिक का मतलब क्या होता है, समदैशिक का मतलब होता है जितने भी एमोर्फस सॉलिड हैं उनके भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग दिशाओं में सेम होते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब क्या है भाई, और है, और क्या है, हाँ 4 पॉइंट हुआ है, एक और पॉइंट होना चाहिए। तो एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। और है इसका एक, हाँ यह एक क्या होते हैं, यह वास्तविक ठोस होता है, ये भी लिख लीजिए, यह एक वास्तविक ठोस होता है, यह एक आभासी ठोस होता है। इस चीज को समझते हैं। देखिए जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, ट्रू सॉलिड। क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अवयवी कण दीर्घ प्रास में व्यवस्थित होते हैं, लॉन्ग ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं, लॉन्ग ऑर्डर में इसके अवयवी कण अरेंज होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। और इसके कणों के बीच, इसके अवयवी कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे तोड़ना आसान नहीं है, इसे तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन इसे तोड़ना आसान है, जैसे चौक को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अवयवी कण कहीं कहीं बिछड़े होते हैं, रेंडमली यहाँ कहीं भी हो सकता है। इसीलिए इसके अणुओं के बीच, इसके अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसीलिए आप इसे आसानी से तोड़ सकते हैं, और इसे आसानी से तोड़ना संभव नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में किसे आसानी से तोड़ सकते हैं, तो भाई एमोर्फस सॉलिड को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अवयवी कण लघु प्रास में व्यवस्थित होते हैं, इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, और इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके अवयवी कण लॉन्ग ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं, दीर्घ प्रास में व्यवस्थित होते हैं इसके अवयवी कण, और इसके अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। क्लियर हो भाई? तो ये 5 गुण रहा। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, ये तो वास्तविक ठोस हो गया। अच्छा इसे सूडो सॉलिड भी कहा जाता है, आप नोट में लिख लो, इसे सूडो सॉलिड या फिर इसको इसे और एक नाम है, इसका एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। देखिए इसको सूडो सॉलिड कहा जाता है या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। तो अब हम बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है। देखिए सुपर कूल्ड लिक्विड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम मान लेते हैं ये मेरे पास एक खिड़की है और इस खिड़की में क्या है, ग्लास फिट है। ग्लास क्या है, ग्लास फिट है। ग्लास ये क्या है, ग्लास, और ग्लास क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड होता है। तो आप देखेंगे होता यूं है कि अगर आप ग्लास फिट किए हैं इस खिड़की में ग्लास फिट किए हैं, तो आप 10 साल बाद 5 साल बाद आप देखेंगे इसकी अगर मोटाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी भी मोटाई 10 सेंटीमीटर है, तो 10 साल बाद आप देखेंगे ऊपर से धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, इसका ऊपर का जो थिकनेस होता है धीरे धीरे कम होने लगता है और नीचे का थिकनेस थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। तो ऊपर से धीरे धीरे इसका थिकनेस कम और नीचे में धीरे धीरे इसका थिकनेस बढ़ने लगता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। अगर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एमोर्फस सॉलिड को अक्रिस्टलीय ठोस को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, क्योंकि
आप देखेंगे खिड़की जो होता है ग्लास का बना होता है, आप 10 साल 5 साल बाद इसका जो थिकनेस होता है, ऊपर का जो थिकनेस होता है धीरे धीरे घटने लगता है और नीचे का जो थिकनेस होता है ग्लास का वो बढ़ने लगता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।